welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12th History. तो all the Class 12th History students, welcome to your MCQ Marathon series. और आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन के MCQ क्वेश्चन. तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का एंड आज मैं आपको दो टॉपिक्स के MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. एंड आपका जैसे मैंने सैम्पल पेपर देखा है गाइस, हम लोगों को स्टैंड अलोन MCQs भी आ रहे हैं. वी आर गेटिंग केस बेस्ड ऑल्सो. एंड एक बात मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मेरी वीडियो से तो आपने नोटिस करा होगा कि मैं बार बार 1 मार्कर क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो. एंड जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर देखा है गाइस, अगर आप NCERT को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हो, चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो, सोर्सेज मैं आपको MCQ मैराथन में कराऊंगी, केस स्टडी मैं आपको MCQ मैराथन में कराऊंगी. सो इफ़ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री फ्रॉम मी, आई प्रॉमिस यू गाइज, आपकी कोई कसर नहीं बाकी रहेगी एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जितनी बार आप वीडियोस में से चैप्टर पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में समझाया है. मार्कर्स मैंने बताए हैं. तो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन हो, भक्ति सूफी हो, कोई भी चैप्टर हो, 2-2 पार्ट्स में पढ़ा रखे हैं मैंने चैप्टर. हर एक चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है जिससे चैप्टर माइंड में हो फिट. MCQ जो मैं बोलती हूँ ना, दिस इज अ 1 मार्कर मार्केट, वो तुम्हारे माइंड में हो फिट एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन योर हिस्ट्री एग्जाम अगर तुम मेरे बताए हुए तरीकों पे चलोगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आज मैं तुम्हें 25 MCQ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ क्योंकि ये पार्ट 1 है. अब कोई बच्चा इस पार्ट 1 को देख के ये मत सोचना कि मैंने आगे MCQ नहीं कराए हैं. ये किंग्स फार्मर्स एंड टाउन की पहली MCQ वीडियो है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे को क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे बाकी के MCQ क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे. समझ गए? मैं एक चैप्टर की 3 से 4 MCQ वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQ करने वाले हैं. ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी जिससे कि तुम्हारा एक टॉपिक के सारे MCQs प्रिपेयर हो गए हैं. इसमें केस बेस्ड भी होगा, पिक्चर बेस्ड भी होगा, रीअरेंजिंग भी होगा. मैच द फॉलोइंग इस वाली वीडियो में नहीं है, बाकी वो में होंगे, वो भी डेट एंड इवेंट्स भी होंगे. ईच एंड एवरीथिंग विल बी हियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर MCQ मैराथन. मैंने क्लास 12 हिस्ट्री की, उसे जाके देखो एंड स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री गाइस. और कोई भी क्वेरी आती है मुझे कमेंट करा करो. एंड हिस्ट्री के नोट्स गिवन है मेरी Instagram ID पे, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, जिसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो मेरी Instagram ID से. एंड पॉलिटिकल भी मैं ऐसी MCQ मैराथन करा रही हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर के 3 से 4 पार्ट में वीडियो बना रही हूँ और आपको 150 क्वेश्चंस करा रही हूँ. एक एक चैप्टर के हम कितने क्वेश्चन करने वाले? 150. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ एंड देखते हैं तुम्हें कितने आंसर्स आते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज कंपोज बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. क्या कंपोज करी गई थी उन लोगों के द्वारा जो ट्रिब्यूटरी पे रहते थे इंडस रिवर की? द ऋग्वेदा, द यजुर्वेदा, द सामवेदा या अथर्वेदा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द ऋग्वेदा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर है इसे आइडेंटिफाई तुम्हें करना है. ऑप्शंस तुम्हें गिवन है. एन इंस्क्रिप्शन इन सांची मध्य प्रदेश, 2nd century BCE, a pillar inscription in Sanchi स्तूपा, inscription in अमरवती स्तूपा या फिर inscription in मगध. तो आपको बताना है ये क्या है, फोटो क्या है, ये किस चीज़ की इंस्क्रिप्शन है ये. तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A1. ये एक इंस्क्रिप्शन है जो सांची मध्य प्रदेश में 2nd century BCE में मिला था. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, जैसे आपका ये चैप्टर शुरू होगा तो ओवरव्यू में ये पिक्चर गिवन है एंड ईच एंड एवरी पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. लेट्स मूव ऑन. Agriculture settlements emerged in many parts of the subcontinent including dash. तो अब आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स कहाँ होने शुरू हुए थे. A नॉर्थ इंडिया, B डेक्कन प्लेटू, C पार्ट्स ऑफ कर्नाटका या D ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज D1 ऑल ऑफ द अबव. नोट डाउन दैट कहाँ पे अर्ली सेटलमेंट्स होने शुरू हो गए थे. एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेटलमेंट. तो नदर्न इंडिया, डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स वर नोन एज. तो एक नया मेथड शुरू हुआ था जो डेड बॉडीज है उनको दफन करने का. उनको दफन करने के बाद उनके ऊपर एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर बना दिया जाता था. उसे क्या बोला जाता है? मैंने आपको एक्सप्लेन करा था चैप्टर में बहुत अच्छे से. तो अब आप ये बताओ कि उन्हें क्या बोला जाता है? मेगा स्ट्रक्चर्स, मेगा हाइट्स, मेगालिथ्स या फोर्ट्स. तो करेक्ट आंसर इज C1 मेगालिथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालिथ्स इमर्ज्ड इन डैश फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE. कहाँ पे इमर्ज हुए थे? नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया या D नन. तो करेक्ट आंसर इज B1, सेंटर और साउथ इंडिया में मेगालिथ्स बनने शुरू हुए थे. मार्क इट इन योर बुक, ठीक है, और माइंड में बिल्कुल लर्न कर लो. डैश इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी, कैलीग्राफी, एंटोमोलॉजी या नन. तो करेक्ट आंसर इज एपिग्राफी. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू है, प्रिंसिप्स एंड पियादसी, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन, तो एपिग्राफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये जो हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन का पिलर्स हो गए, ये कोई भी स्टडी जो होने शुरू हुई थी, इसका मोस्ट हिस्टोरिकल ईयर कौन सा है, 1890s, 1830s, 1800 या फिर 1930s। तो करेक्ट आंसर इज B1, 1830s, एंड दीज आर द डेट एंड इवेंट्स। इनको लिखते रहो, जितना इनको प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आता रहेगा कि कितनी हेल्प मिलेगी आपको, एंड जितनी बार आप चैप्टर की वीडियो देखोगे आपको हर बार नया क्वेश्चन समझ में आएगा। सो गो एंड वॉच द वीडियो वंस अगेन, अगर एक बार देखिए तो रिवीजन कर लो, ठीक है। 2 पार्ट्स में चैप्टर है किंग्स, आर्मर्स एंड टाउन, एंड जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा इस डिजिटल बोर्ड पे उसको रिक्रिएट कर दूंगी। बट अभी गाइज मेरा फोकस ज़्यादा ये है कि मैं MCQ मैराथन में आपको भर भर के MCQ क्वेश्चन करा दूँ। मैं लास्ट 15 डेज में भी आपको सारे चैप्टर से रिविजन करवा दूंगी फिर से, ओके। Let's move on to the next question. This was when James Princip, an officer in the Mint of East India Company, deciphered dash 2 scripts used in the earliest inscriptions and coins. तो यूजुअली ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, who discovered dash and dash script, तो आपको लिखना होता है जेम्स प्रिंसिप। तो एक तो जेम्स प्रिंसिप का नाम लर्न कर लो कि इन्होंने डिसाइफर करी थी 2 लैंग्वेजेस, उनकी स्क्रिप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक आप कह सकते हो खोज थी। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, जेम्स प्रिंसिप जो थे वो कहाँ पे ऑफिसर थे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मिंट क्या होता है, व्हाट इज मिंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, बिकॉज मैंने चैप्टर जब एक्सप्लेन करा था आई टोल्ड यू व्हाट इज मिंट। तो सब बच्चे बताओ कमेंट सेक्शन में मिंट क्या होता है। तो जेम्स प्रिंसिप मिंट में काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब मिंट क्या होता है ये बताओ मुझे, एंड नेक्स्ट ये बताना है अब तुम्हें कि कौन सी स्क्रिप्ट डिसाइफर करी थी उन्होंने, ब्राह्मी एंड पर्शियन की, ब्रह्मानी एंड खरोस्ती की, संस्कृत एंड खरोस्ती की, या ब्रह्मी एंड खरोस्ती की। तो अब यहाँ पे देखो A और C तो तुम्हें पता है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर्शियन की भी नहीं करी थी और संस्कृत की भी नहीं। अब यहाँ तुम B और D को तुम्हें ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा है ब्रह्मानी एंड खरोस्ती, नीचे लगा है ब्रह्मी एंड खरोस्ती। एग्जाम टाइम में हम बहुत प्रेशराइज होते हैं और गलती से ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रह्मनी को पढ़ लो ब्रह्मी और इसे मार्क कर दो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग ऑप्शन जरूर गिवन होंगे एग्जाम में, तो आंखें दिमाग सब खोल के ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि एक बार बबल अगर भर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज D1, ब्रह्मी एंड खरोस्ती, विद स्पेलिंग लर्न कर लो, ठीक है। दैट मोस्ट ऑफ दिस मेंशन्ड किंग एज डैश। तो अब आपको ये बताना है, जेम्स प्रिंसिप ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट मिलते थे उनमें किंग को एक वर्ड रेफर करा गया था, वो क्या नाम था, प्रियादास, पियादास, पियादसी या पिया राशि। तो करेक्ट आंसर इज C1, जितने भी किंग थे उनको यूजुअली पियादसी की तरह रेफर करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियादसी मीनिंग, क्या नाम है, मतलब क्या है पियादसी का, या पियादासी कुछ भी आप कह सकते हो, गॉड, प्लेजेंट टू बीहोल्ड, ब्यूटीफुल या बेलवेड। तो करेक्ट आंसर इज B1, प्लेजेंट टू बीहोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक रीजन असर्शन क्वेश्चन है। फर्स्ट assertion हमें given है, the 6th century BCE is often regarded as a major turning point in the Indian early history। तो this assertion is true। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बात मैंने बताई थी, द 6th century BCE एक बहुत मेजर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो assertion is true। अब रीजन देखते हैं क्यों है भाई ट्रू, इन्होंने बताया है या नहीं। बिकॉज इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स, cities, the growing use of iron and the development of coin age। यहाँ पे इन्होंने हमें जो रीजन दिया उसमें ये बताया है that 6th century BCE जो है टर्निंग पॉइंट इसलिए था बिकॉज ये वो एरा से एसोसिएट करा जाता है इसको जहाँ पे अर्ली स्टेट्स एमर्ज हुई, सिटीज एमर्ज हुई और आयरन यानी कि लोहे का यूज करा जाने लगा और कॉइन एज डेवलप हुई। तो दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस एजर्शन इज ऑल्सो ट्रू। एंड यहाँ पे जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दोबारा पढ़ो, ऊपर क्या बोला कि ये जो 6th सेंचुरी BC है ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था और यहाँ रीजन में हमें बता दिया है येस टर्निंग पॉइंट था बिकॉज यहाँ से अर्ली स्टेट्स की शुरुआत हुई, सिटीज़ की शुरुआत हुई, आयरन के यूज़ की शुरुआत हुई, कॉइन एज की यूज़ की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, हमारे एजर्शन का। अब ये रीजन एजर्शन करते कैसे हैं तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस गिवन होंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको देखना है किसी भी रीजन एजर्शन को तो पहले एजर्शन गिवन होगा तो ये देखना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एजर्शन ट्रू है तो ये सोच लिया भाई एजर्शन ट्रू है, देन यू विल सी एट द रीजन कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका रीजन ट्रू है तो अपने दिमाग में फिट कर लेना रीजन एजर्शन दोनों ट्रू है। तीसरी चीज़ तुम्हें ये देखनी है कि क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का या नहीं। अब यहाँ पे है तो इसलिए आपको वो वाला ऑप्शन पे मार्क करोगे आप जहाँ पे रीजन एजर्शन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। एंड यूजुअली ये ऑप्शन ए में मिलता है तो आपके एग्जाम में जिस भी ऑप्शन में ये गिवन होगा वहाँ मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The 6th century BCE witnessed the growth of diverse systems of thought including dash dash dash. Buddhism, was it Jainism, was it Christianity, या फिर both A and B, यानी कि Buddhism and Jainism. तो करेक्ट आंसर इज D1, that is both A and B, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप होने लग गई थी फ्रॉम 6th century BC. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द 16 स्टेट्स आर नोन एज, जो मेजर 16 स्टेट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? महाजनपदास, महाजन्स, कैपिटल्स या महाराज्य. तो करेक्ट आंसर इज A1, महाजनपदास या महाजनपद्स. ठीक है. वाइल मोस्ट महाजनपद्स वर रूल्ड बाय किंग्स, some known as ganas and sanghas were oligarchies where power was shared by number of men, often collectively called rajas. तो नाउ यू हैव टू टेल ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि यूजुअली महाजनपद को जो है किंग रूल करते थे, बट कुछ महाजनपद को गानास और संघास भी कहा जाता था, जिनको ग्रुप ऑफ मेन ओलिगार्की के थ्रू रूल करते थे. तो ओलिगार्की भी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था. तो ओलिगार्की की जो डेफिनेशन है ना हमारे बुक में छोटे से कॉलम में साइड में दे रखी है. तो पहले तो आप वो लर्न करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में पूछूंगी. ओके, तो अब आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है. महाजनपदास यूजुअली किंग रूल करते थे, बट कुछ महाजनपद जैसे थे जिनको गानास और संघ कहा जाता था, एंड ओलिगारिक फॉर्म में वहाँ पे रूल होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच वाज ऑफन डैश. तो यूजुअली महाजनपद होते थे, उसमें कैपिटल सिटी होती थी जो क्या होती थी. अब आपको बताना है कि वो एक ट्रेड सेंटर हुआ करती थी, वो आर्म्ड होती थी, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते थे, वो फोर्टिफाइड होती थी या वॉल होती थी. तो करेक्ट आंसर है C1, फोर्टिफाइड. जितने भी महाजनपद होते थे उनकी कैपिटल होती थी और कैपिटल फोर्टिफाइड यानी कि किलाबंद होती थी. ऊंची ऊंची दीवारों से उस कैपिटल सिटी को बंद करा होता था, बिकॉज वहाँ पे जो थे राजा रहते थे, और मतलब कि सिक्योरिटी पर्पज से उसको बिल्कुल ही फोर्टिफाइड करा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज. तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने संस्कृत में टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए थे, जिसका नाम था धर्मसूत्रास, धर्म मंत्रास, धर्मा या धर्म्स. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज धर्मसूत्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूलर्स वर एडवाइज टू डैश कल्टिवेटर्स एंड आर्टिसंस. आपको ये बताना है कि रूलर्स को क्या एडवाइस करा जाता था? टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट या फिर टू पे टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट. तो इट्स वेरी इजी गाइस. करेक्ट आंसर इज A1. रूलर्स को एडवाइस क्या करा जाता था कि उनको जितने भी कल्टिवेटर्स है, ट्रेडर्स है और आर्टिसंस है, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ गए हैं हम अपने टॉपिक 2.2 पे, दैट इज फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. बिटवीन द 6th and the 4th century BCE डैश बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. क्या बन गया था मोस्ट पावरफुल महाजनपद? एंड फॉर योर क्लू के लिए मैंने बता रखा है, इट इज प्रेजेंट डे बिहार. तो वज्जी, मगध, कोशाला या पांचाल. तो करेक्ट आंसर इज B1, मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम बन गया था, महाजनपद बन गया था फ्रॉम 6th to 4th century BC. ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी आ सकता है दैट मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम डैश टू डैश सेंचुरी. तो तब आपको ऑप्शन में अलग अलग सेंचुरीज गिवन होगी, तो मार्क करोगे फ्रॉम 6th to 4th century BCE. नेक्स्ट क्वेश्चन. मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल किंगडम ड्यू टू. अब इतना ज़्यादा पावरफुल मगध क्यों बन गया था? ड्यू टू एग्रीकल्चर, ड्यू टू आयरन माइंस, ड्यू टू एलिफेंट एंड गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव था. आयरन ओर की माइंस थी जो अभी पर्टिकुलरली झारखंड में है. एलिफेंट्स जो थे वो आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे मगध के. गंगा जो था, गंगा रिवर जो है जो जा रही है वहाँ से, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, चैनल क्रिएट करती थी फॉर ट्रेड्स. तो ये सब रीज़न थे जिसने मगध को बहुत पावरफुल बनाया. बट यू नो एक और थॉट्स हैं जो कहते हैं कि मगध पावरफुल इस रीजन से था. अब वो क्या है उसके बेस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. लेट अस सी. हाउएवर बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स who wrote about Magad attributed its power to the policies of individually ruthless and ambitious kings like Dash. तो वो कह रहे हैं कि कुछ बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो मगध कितनी पावरफुल है वो इसलिए था क्योंकि जो इसके रूलर्स थे रूथलेस और एम्बिशियस रूलर्स थे, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पॉलिसीज़ लगाते थे और बस कि भैया स्टेट अमीर हो जाए ऐसा कुछ कर रहे थे वो, कि महाजनपद जो है उनका सबसे पावरफुल बन जाए. तो वो कौन से ऐसे रूलर्स थे, उनका नाम आपको बताना है. बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्म, नंदा या ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 3 रूलर्स थे इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु. ऐसे रूलर्स थे जिनको बहुत रूथलेसली एम्बिशियस बोला जाता था, और इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लगाई कि बस मगध को इन्हें बिल्कुल ही टॉप लेवल पर लेकर जाना था. उसके लिए इन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा. तो ये भी कहते हैं कि इस वजह से मगध इतना पावरफुल था. और दूसरा रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर है, एलिफेंट है एंड दिस एंड दैट. तो इस पर आपका रीज़न एजर्शन या कोई और टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 22. अब आपको बताना है डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध. अब आपको मगध की कैपिटल का नाम बताना है. एंड यहाँ पे मैंने आपको क्लू देने के लिए ये भी बता दिया दैट आज के समय पे जो है ना, ये प्रेजेंट डे जो राजगीर है बिहार का, वही उस समय पे जो मगध था उसकी कैपिटल थी. ओके. तो राजगढ़ नाम था मगध की कैपिटल का. राजागढ़
राजहा या राजगढ़? तो करेक्ट आंसर इज A1, राजगढ़ नाम था हमारी मगध की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 23, लेटर इन द डैश द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। तो आपको ये बताना है कि कुछ समय बाद मगध की जो कैपिटल राजगढ़ से चेंज हो गई थी पाटलिपुत्रा में, जो आज के समय का पटना है। तो कब किस समय पे हुई थी आपको बताना है, 5th सेंचुरी BCE में, 4th सेंचुरी BCE में, 6th सेंचुरी BCE में या डी 1st सेंचुरी BCE में? तो करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज 4th सेंचुरी BCE में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महाजनपदास आर करेक्ट? पेपर का क्वेश्चन है और ये अगर गाइज आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है एक एक डिटेल में, अगर चैप्टर पढ़ा है समझा हुआ है तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो देखो पढ़ते हैं क्या है। अब इनमें जो 4 स्टेटमेंट गिवन है, तुम्हें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट महाजनपदास के बारे में सही है। तो अब जो ना हम एक पेन लेते हैं अपना और साइड में लिखते रहेंगे कौन कौन सी सही है। तो फर्स्ट गिवन है महाजनपदास व मगध, कोशाला, गांधार एंड अवंती ओनली। देखो क्या लिखा है, ओनली। तो गाइज ये फर्स्ट वाली तो ट्रू नहीं है, बिकॉज हमारे तो 16 महाजनपद थे, ये तो कह रहे हैं कि बस इतनी ही है, तो फर्स्ट वाली गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग। तो यस ये करेक्ट है, क्योंकि हाँ मोस्ट वर्ड लिखा है कि हाँ मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग। कुछ थी जो गानाज और संघा थी जो विद ओलिगारिक फॉर्म में वो रूल होती थी। नेक्स्ट तो सेकंड वाली ट्रू है, तो हमने यहाँ अपने पास कोने में लिख लेना है कि भाई सेकंड वाली ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, सम नोन एज गानाज और संघास वर ओलिगार्कीज रूल्ड अंडर राजास। तो यस ये तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है कि हाँ कुछ थी जो गानाज एंड संघास रूल करते थे अंडर राजास। तो करेक्ट है थर्ड वाली भी, तो हमने यहाँ थर्ड लिख लिया कोने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ वन, ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। अरे ये भी सही है, ये भी महाजनपदा के बारे में सही लिखा और देखा मैंने ऊपर आपको करा भी दिया है। तो जैसे कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन, वैसे ही ये MCQ भी लाइन बाय लाइन है, यानी कि बुक की एक एक लाइन से MCQ उठा के मैं आपको करा रही हूँ अलग अलग फॉर्मेट में, कोई रीजनाइजेशन, कोई केस बेस में, कोई फिलअप में, कोई से ट्रू और फॉल्स में, और कोई रीऑर्डरिंग में, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों से आंसर कर पाओ। सो तुम्हें MCQ मैराथन सीरीज को फॉलो करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो बी रेडी टू रॉक योर हिस्ट्री एग्जाम विद द MCQ मैराथन सीरीज। ओके, नेक्स्ट तो फोर्थ वाला भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हम कोने में क्या लिख लेंगे, फोर्थ। तो अब आपको पता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखना है ऑप्शंस को कि कहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गिवन है। तो यहाँ देख लो आप, ऑप्शन बी जो है वहाँ गिवन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी B1। तो विद दिस हम आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। अब आ गया मैप बेस्ड क्वेश्चन, एंड समझो इस साल मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन क्रिएट करा है, लोकेट ऑन द मैप द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी BCE। ऑप्शंस गिवन है A, B, C। तो आपको मैप पे देखना है कि A, B, C में कौन कौन सी जगह दे रखी है। A में एक जगह मार्क है, B में एक जगह मार्क है और C में मार्क है। अब इनमें से कौन सी वो वाला महाजनपद है जो 6th to 4th सेंचुरी BCE तक सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो यू गाइज नो दैट 6th to 4th सेंचुरी BCE तक तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो अब यहाँ मैप पे देखो मगध कहाँ मार्क हो रखा है, A पे, B पे या C पे। तो करेक्ट आंसर है C1, दैट मगध जो है C पे मार्क हो रखा है। तो आप एग्जाम में जो ये ABCD कॉलम होगा उसमें C वाले पे फिल कर दोगे और तुम्हारा मैप बेस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें एक और जगह मार्क हो, ये D ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से आपको मैप को सॉल्व करना है। लोकेट ऑन द मैप द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी BCE। देयर विल बी लोकेटेड लोकेशंस गिवन टू यू। तुम्हें लोकेशन गिवन होंगी, ऑप्शन गिवन होगा और तुम्हें करेक्ट वन पे टिक करना है। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि C पे मगध पे जो है वो लोकेट हो रखा है। तो इस तरीके से आपका मैप आने वाले हैं। मैप में बहुत सारे आपको आगे और कराऊंगी। तो विद दिस गाइस नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चे हैं सोच रहे हैं कि किंग्स आर्मर्स एंड टाउन के बस 25 क्वेश्चन है, तो नहीं, हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं 5, सो दैट आप लोग एक एक टॉपिक का मैं आपको इन डेप्थ लाइन बाय लाइन MCQ करा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल माय ह्यूमैनिटीज फैमिली। तो जाके इंस्टाग्राम पे आप नोट्स चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हारी MCQ मैराथन सीरीज नॉन स्टॉप आई विल बी अपलोडिंग एंड ज्योग्राफी विल ऑल्सो कम, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी कमिंग। सो विद दिस गाइज चैनल को चेक करते रहना। मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करती रहूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डालती रहूँगी एंड सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जितने भी है हम सबके MCQ क्रिएट करेंगे। बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।